लेकिन शेख हसीना को अभी तक लंदन से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। इस पर तमाम क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर लंदन ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं दे रहा है, उनको एजाइलम क्यों नहीं लंदन दे रहा है, क्या गेम है, इस पर भी डिबेट चल रहा है। ये सारी स्थितियों में कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि क्या इंडियन क्रोनिक कैपिटलिस्टों को ज्यादा बेनिफिट दिलवाने के लिए ये सारी बातें, सारा घटनाक्रम को आगे दिया जा रहा है। तो ये तो सारी चीजें थी कहीं ना कहीं शेख हसीना के खिलाफ था। और वहां का अपोजिशन लगातार ये आरोप लगा रहा था कि जो इंडिया के क्रोनिक कैपिटलिस्ट हैं वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते हैं और महंगी बिजली दे रहे हैं। महंगा जो एग्रीमेंट जो हुआ है, पावर परचेज एग्रीमेंट, जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडिया के जो अडानी साहब, अडानी पावर के साथ जो समझौता हुआ है, उसमें बांग्लादेश के अपोजिशन और इकोनॉमिस्टों का लगातार आरोप था कि महंगी बिजली अडानी भारत को दे रहे हैं। सारे छात्र, जो पढ़े लिखे छात्र या यंग जो जनरेशन है उनका, चाहे वो पढ़ा लिखा ना भी हो, वो बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगार थे और उस बीच ये रिजर्वेशन का मसला आया। तो बेरोजगारी और प्लस ये जो रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री में मिनिमम वेजेज, ये एक दो बहुत बड़ा इशू बांग्लादेश में पिछले 1-2 साल से बना हुआ था। लेकिन आखिर बांग्लादेश में इतना बड़ा एक आंदोलन हुआ, छात्रों का आंदोलन हुआ, इतना तीखा आंदोलन हुआ, छात्रों ने लीड किया इस पूरे मूवमेंट को। अभी भी जो नेगोशिएशन हो रहा है वो छात्रों और आर्मी के बीच हो रही है। और जो छात्र हैं उनकी कुछ बातें बहुत अच्छी है कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसे गवर्नमेंट चाहिए जो फौज के ना हो, कट्टरपंथी ना हो, जमात ना हो, और वो एक लिबरल डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं। दक्षिण एशिया, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, लंका, हर जगह पिछले कई वर्षों से सियासी हलचल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा, वो वीडियो हमने देखा है। पाकिस्तान में तो जेल में डाल दिया गया, बर्मा में भी जेल में डाल दिया गया। रोहिंग्या आंदोलन भी हमने देखा है किस तरह से वहां पे मूवमेंट चला था और कैसे गोलियां चली थी। ताजा मामला बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह, तख्ता पलट, और शेख हसीना को भारत आना पड़ा रातों रात। 15 मिनट के अंदर छोड़ना पड़ा मुल्क। जो विद्रोह की तस्वीरें आपने देखी होगी। ये वीडियो थोड़ा लेट आपके बीच ला रहा हूं। मैं पत्रकारिता का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं। जो भी हमने पढ़ा है बांग्लादेश में तख्ता पलट के बारे में, वो सोशल मीडिया पे, अखबारों में जो इंफॉर्मेशन आया है वो हमने देखा है। असली बात क्या है, विद्रोह कब हुआ, कैसे हुआ, और भारत पर इसके आसपास के जितने मुल्क हैं वो एक तरीके से डिस्टर्ब। क्या असर पड़ेगा भारत की राजनीति पर, यह भी समझने की कोशिश रहेगी इस एपिसोड में। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक संजीव पांडे साहब इस एपिसोड में मौजूद हैं हमारे साथ। दक्षिण एशिया पे उनकी अच्छी जानकारी है। उन्होंने किताब भी एक छापी है आकार पब्लिकेशन से, जिसके बारे में हम लोग चर्चा इस प्लेटफॉर्म पे कर चुके हैं। तो संजीव जी अब पूरी तैयारी के साथ हैं इस एपिसोड में। सीधा फ्लोर उनको दे रहा हूं। और ये जो हलचल चल रहा है पूरे भारत के चारों तरफ, वो क्या हलचल है? वहां पे चाइना का भी इंटरेस्ट है, अडानी का भी बिजनेस है बांग्लादेश में। तो क्या भारत में प्रभाव पड़ेगा? क्यों इस तरह से तख्ता पलट हुआ? क्या महंगाई, बेरोजगारी, जो आरक्षण की पॉलिसी थी, ये वजह है, या इसके अलावा भी कोई और वजह है? यही समझने की कोशिश करें। स्वागत है सर जी। नमस्कार जी संजीव जी। देखिए, तात्कालिक कारण तो जो बांग्लादेश में हाई कोर्ट की एक फैसला था, जिसमें 1971 के वार जो लिबरेशन में, जो लिबरेशन से रिलेटेड जो स्वतंत्रता संग्रामी, जो बेसिकली स्वतंत्रता सेनानी जो थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए 30% सीट सरकारी नौकरियों और पब्लिक सेक्टर में आरक्षण से संबंधित जो फैसला था, जिसको हाई कोर्ट ने बहाल किया था जी, वो एक तात्कालिक फैसला था। और जो तत्कालिक कारण बना, छात्र जो आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर गए, उनका ये कहना था कि 30% रिजर्वेशन के साथ साथ अगर बाकी रिजर्वेशन को जोड़ दे तो 60% हो जाएगा, तो जनरल कैटेगरी के लिए
ओपन सीटें बहुत कम हो जाएंगी। तो जो 30% रिजर्वेशन पहले स्वतंत्रता सेनानी के बेटों को भी मिला, 2008-9 में स्वतंत्रता सेनानी के पोतों को भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था, अवामी लीग की जब सरकार आई थी शेख हसीना की। तो वो जो एक आंदोलन था जिसमें सिंपल ये था कि जो नौकरियों में आरक्षण का मसला था, जिसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है, माइनॉरिटीज को भी वहाँ आरक्षण दिया जाता है, और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को भी आरक्षण दिया जाता है, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो लोग होते हैं। तो उन परिस्थितियों में ये लड़के आंदोलन करने के लिए निकले, एक तात्कालिक कारण था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक तात्कालिक कारण इतना बड़ा आंदोलन बन गया जिसके कारण शेख हसीना को मुल्क छोड़ना पड़ा और वो भी इस समय भारत में है? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे अलग अलग कई बड़े फैक्टर्स काम कर रहे थे जो बांग्लादेश को एक उबाल पे ले आया। उसमें फैक्टर बांग्लादेश की इकोनॉमी भी थी, उसमें फैक्टर अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी भी एक बड़ा मतलब कारण बना हुआ था। थर्ड फैक्टर ये था कि जो शेख हसीना का जो एंटी डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, अपोजिशन को जेल में बंद कर देना, अपोजिशन के लोगों को गायब कर देना, कस्टोडियल किलिंग, और एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि जो साउथ एशिया में जो फॉरेन पावर्स हैं, चाहे वेस्ट है, चाहे चाइना है, चाहे इंडिया है, उनका इंटरनल जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, बांग्लादेश की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए एक कारण ये भी माना जाता है। तो ये सब कारण ऐसे हुए कि एकाएक शेख हसीना को छोड़ना पड़ा। शेख हसीना मान के चलिए कि पिछले लगातार 20 साल से राज कर रही थी, 15 साल से लगातार राज कर रही थी, और उनके कार्यकाल में शुरू में तो ऐसा लगा था कि वो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के लिए हुई हैं, लेकिन एटीट्यूड के साथ चलेंगी, लेकिन सारे अपोनेंट, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने कट्टरपंथियों पे को काफ़ी सख्ती से निपटा, जमात इस्लामी को सख्ती से निपटा, लेकिन जो एक नॉर्मल जो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स के तहत कि विपक्ष में वैसे लोग जो लिबरल डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, और अगर वो शेख हसीना के विरोधी रहे तो उनको जेल में डाला गया। और तो और जो खालिदा जिया इनके साथ रही मूवमेंट में 1990 के दौरान, जब फौजी शासन था, जनरल इरशाद थे वहाँ पे, और खालिदा जिया इनके साथ थी, उनके साथ भी इनकी बाद में दुश्मनी हुई। शुरू में तो सैन्य शासन के खिलाफ दोनों ने मिल के लड़ाई लड़ी। हालांकि खालिदा जिया के हस्बैंड जो थे जियाउर रहमान, वो तख्ता पलट किया था, और शेख हसीना के जो पिता मुजीब के तख्ता पलट में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो ये दोनों इकट्ठे हुई, लेकिन बाद में फिर अलग अलग हो गई, और ये लगातार आरोप लग रहा था कि बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स खत्म हो रहे हैं, और वेस्टर्न पावर्स भी लगातार इशारा कर रही थी कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, अपोजिशन के लीडरों को जेल में न डालें। और यूरोपियन यूनियन से लेकर अमेरिका तक जो बांग्लादेश में जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा था, या चुनाव में जिस ढंग से धांधली की शिकायत आई थी, उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन अभी जब शेख हसीना चुनी गई थी, तो दुनिया के 3 बड़े जो इस एरिया के फोर्स हैं, चाइना, इंडिया और रशिया, उन्होंने कंट्राडिक्ट नहीं किया था शेख हसीना के इलेक्शन को, और सबसे ज्यादा विरोध किया था वेस्ट ने। तो एक आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे जो इंसर्जेंसी में जो वेस्टर्न पावर्स हैं, अमेरिकन हैं, यूरोपियंस हैं, उनका भी कहीं ना कहीं कोई रोल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शेख हसीना से नाराज थे। कारण कई भी हो सकते हैं, लेकिन आखिर बांग्लादेश में इतना बड़ा एक आंदोलन हुआ, छात्रों का आंदोलन हुआ, इतना तीखा आंदोलन हुआ, छात्रों ने लीड किया इस पूरे मूवमेंट को। अभी भी जो नेगोशिएशन हो रहा है वो छात्रों और आर्मी के बीच हो रही है, और जो छात्र हैं उनकी कुछ बातें बहुत अच्छी है कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसे गवर्नमेंट चाहिए जो फौज के ना हो, कट्टरपंथी ना हो, जमात ना हो, और वो एक लिबरल डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं छात्र। हालांकि बीच में सोशल मीडिया में इंडिया में काफी चल रहा है कि ये सारे कट्टरपंथियों का हाथ है इस आंदोलन में, वो आ जाएंगे, लेकिन जो छात्र नेता है उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि हम कट्टरपंथ के उतने ही विरोधी हैं जितना बाकी लोग हैं, और हम नहीं चाहते कि कट्टरपंथी इस देश में शासन करें। और उन्होंने कहा है कि जो नोबेल प्राइज जो जिन्होंने जीता है, वहाँ के एक जो बैंकर हैं मोहम्मद यूनुस नाम है शायद उनका, वो एक इंटरिम गवर्नमेंट लीड करें और वो सरकार चलाएं।
अब सवाल ये है कि एक बढ़ती हुई इकोनॉमी में क्राइसिस क्यों आया? क्या बांग्लादेश पे क्रोनी कैपिटलिस्टों की नजर थी? क्या बांग्लादेश में क्रोनी कैपिटलिस्टों के इशारे पे वहां की सरकार अपने ही लोगों के दमन में लगी हुई थी? क्योंकि बांग्लादेश में दो तीन बातें उभर के सामने आई थी पिछले 1-2 सालों में। वहां जो रेडीमेड गारमेंट्स के जो वर्कर्स हैं वो सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, और बांग्लादेश रेडीमेड टोटल एक्सपोर्ट का रेडीमेड गारमेंट्स का जो हिस्सेदारी है वो लगभग 75 से 80% है, टोटल जो एक्सपोर्ट है रेडीमेड गारमेंट। तो रेडीमेड गारमेंट का 75 से 80% जो एक्सपोर्ट है, अगर उसमें अगर वहाँ के लेबर जो है उसको बांग्लादेश की इकोनॉमी में $40 अरब का पूरा वो इंडस्ट्री है रेडीमेड गारमेंट्स का, जिसका 80 से 90% एक्सपोर्ट होता है, और उस $40 अरब के इंडस्ट्री में और जो लेबर है उसको मिनिमम वेजेस ना मिले, और मिनिमम वेजेस के नाम पे उनका दमन किया जाए अगर वो डिमांड करें तो। वो पीछे आंदोलन चला था और उन्होंने लगातार कहा था कि 21 से 22,000 टका बांग्लादेशी जो करेंसी है वो मिनिमम हमारा वेज फिक्स किया जाए, लेकिन उसके लिए न सरकार तैयार थी और ना वहाँ के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो मालिक थे वो तैयार थे, जो रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री के। तो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे एक वहाँ पे अनरेस्ट था। दूसरा अनरेस्ट था कि नियर अबाउट इस समय 4 करोड़ यूथ वहाँ पे अनएम्प्लॉयड है। टोटल 17 करोड़ की आबादी में 18 से लेकर 40 साल का जो वर्कफोर्स है वो 50% लगभग बेरोजगार है, 40 से 50% के करीब। और वो सारे छात्र जो पढ़े लिखे छात्र या यंग जो जनरेशन है उनका, चाहे वो पढ़ा लिखा ना भी हो, वो बहुत बड़े पैमाने पे बेरोजगार थे। और उस बीच ये रिजर्वेशन का मसला आया। तो बेरोजगारी और प्लस ये जो रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री में मिनिमम वेजेज, ये एक दो बहुत बड़ा इशू बांग्लादेश में पिछले 1-2 साल से बना हुआ था। इस बीच बांग्लादेश की इकोनॉमी, हालांकि इंडिया से अगर देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश का ज्यादा हो गया था, लेकिन ओवरऑल उनके पास फॉरेन रिजर्व्स कम हो रहे थे। और दूसरा ये था कि अब रेडीमेड गारमेंट्स पे ही डिपेंडेंट है बांग्लादेश का एक्सपोर्ट, और अगर वहीं आंदोलन हो जाए तो उस पर भी असर पड़ रहा था। इसी बीच वहां की जो गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने के बजाय इधर उधर, कभी चाइना की तरफ, कभी इंडिया की तरफ, और कभी इधर, तो वो सारी चीजें वहां के लोगों में जा रहा था। दूसरा एक देखिए, बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक मतलब कि मेजॉरिटी इस्लाम है, और जहाँ पे बांग्लादेश में नियर अबाउट 90% पॉपुलेशन मुसलमान है, और पाकिस्तान में 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान जब बना और उसके अंदर जब बंगाल आया, तो बांग्लादेश के अंदर कहीं ना कहीं जो बंगाली कैरेक्टर है वो सेकुलर होता है, और उसमें वहाँ के मुसलमान भी बहुत ही सेकुलर माइंडसेट का शुरू में रहा, और वो प्रो पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान के रूलर्स थे उनके अगेंस्ट कई मुद्दों पे, कई इशू पे उनका कंट्रडिक्शन हुआ। लैंग्वेज का इशू था, ऑटोनोमी का इशू था, खास करके इकोनॉमिक ऑटोनोमी का इशू था, ये सारे इशू पे कन्फ्रंटेशन हुआ था। और उस जमाने में भी छात्र मूवमेंट ने ही पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उनके दांत खट्टे कर दिए, जिसमें मैक्सिमम पंजाबी और पश्तून हुक्मरान थे, जिनकी नजरों में बंगाली बहुत ही काले थे, छोटे कद के थे, कपड़े पहनने की उनको अकल नहीं थी। फौज में जब भर्ती होने लगी तो कहते थे कि तुम तो लड़ ही नहीं पाओगे, पतले हो, क्या लड़ पाओगे। तो उनके बॉडी को लेकर, उनके नस्ल को लेकर भी, बेशक वो मुसलमान थे, बंगाली मुसलमान थे, लेकिन उनके बॉडी और नस्ल को लेकर जो पश्तून और पंजाबी थे डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करते थे। फिर उनको उर्दू इम्पोज किया गया, उर्दू के खिलाफ वो खड़े हो गए, और फिर वो मूवमेंट चलते चलते कई सारी चीजें आपस में मिली, और मुजीब ने एक मूवमेंट शुरू किया और बांग्लादेश से आजाद हो गया। तो ये सारी चीजें बंगाली छात्रों के अंदर, जब खुद शेख हसीना को पता है कि इतना स्ट्रॉन्ग छात्र मूवमेंट उस मुल्क में रहा, और पहले भी प्री इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश जब पंजाबी हुक्मरानों के अगेंस्ट जब यूथ खुद उनके फादर के मुजीब के नेतृत्व में जब खड़ा हो गया, तो ये इस बात पे आश्चर्य लोगों का है कि आखिर शेख हसीना इस सिचुएशन को पहचानने में विफल कैसे हो गई कि वो क्या कहा जाता है, छात्रों के मूवमेंट को नहीं समझ पाई। अगर वो थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ती, बांग्लादेश की हिस्ट्री पढ़ती, बांग्लादेश के जो बंगाली मूवमेंट जो था, जिसमें छात्रों का क्या रोल था, और जिसको खुद उनके फादर मुजीब ने लीड किया था, तो उस चीज को अगर पढ़ती तो मुझे लगता था कि ये होता। और मुजीब डेमोक्रेटिक थे, मुजीब ने ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट फाइट किया था, जो पश्चिमी पंजाब के ऑटोक्रेट थे।
तो जब उनके फादर ने पश्चिमी पंजाब का ऑटोक्रेट के अगेंस्ट फाइट किया, खास करके जो पश्तून और पंजाबी जो जो डिक्टेटर्स थे पाकिस्तान के, उनके अगेंस्ट जब उनके फादर मुजीब ने फाइट किया, डेमोक्रेसी को लेकर फाइट किया था, हमें एक डेमोक्रेसी चाहिए, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी चाहिए, वो खुद उनका व्यवहार अपने ही बंगाली आबादी के और बंगाली मुसलमान हो या उनके खिलाफ लगभग उनका व्यवहार डेमोक्रेसी के मामले में, बाकी मामलों में नहीं, डेमोक्रेसी को लेकर उनका एटीट्यूड लगभग वैसे ही हो गया था जैसे पश्चिमी पंजाब में जब पाकिस्तान के जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो समय के शासक थे उनका एटीट्यूड प्रति था। तो कहीं ना कहीं वो पिछले 15 साल में लगातार शासन में आने के बाद अगर वो डेमोक्रेट होती तो बांग्लादेश में एक कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट में कहा गया था कि गवर्नमेंट जो है वहां चुनाव केयर टेकर गवर्नमेंट कराएगी, लेकिन शेख हसीना ने अमेंडमेंट करके इसको खत्म कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, नॉर्मल एक गवर्नमेंट भी चुनाव करा सकती है, लेकिन वो बहुत जल्दीबाजी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मान के ये कर दिया कि नहीं, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं, जो वर्तमान सरकार होगी, जैसे अभी इंडिया में होता है कि वर्तमान सरकार होती है और वही चुनाव करा देती है, लेकिन बांग्लादेश में केयर टेकर गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई थी 1990 के दशक में, जब डेमोक्रेसी वहां सेना से लेके जब बहाल हुई थी, वो शेख हसीना ने खत्म कर दिया और लगातार आरोप लगा कि रिग हुआ, इलेक्शन रिग्ड हुआ, बेईमानी हुई, अपोजिशन के लीडरों को जेल में डाला गया, ये सब तमाम फैक्टर शेख हसीना के खिलाफ थे। अब ऐसे में आता है कि वेस्ट क्यों नाराज था, ऐसे में आता है कि इंडिया की बहुत नजदीक थी शेख हसीना, और शेख हसीना इंडिया की नजदीक हिस्टोरिकली भी थी, लेकिन क्या वर्तमान सरकार के टाइम में जो हसीना की जो नजदीकियां थी वर्तमान सरकार से, उसके पीछे हिस्टोरिकल एक बैकग्राउंड था या कुछ और कारण थे? जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो है कि जैसे अपने मिसेस गांधी का बहुत बॉन्डिंग था इस फैमिली के साथ, और चूंकि आज़ादी मिली थी और जब मुजीब की हत्या हुई, वहां के सैनिकों सेना ने रिवोल्ट में मुजीब की हत्या करी, तो शेख हसीना को शेल्टर मिसेस गांधी ने यहाँ दिया था भारत के अंदर, और शेख हसीना की फैमिली बहुत समय तक यहाँ रही भी थी मुजीब की हत्या के बाद। तो मेरा ये मानना है कि वो एक हिस्टोरिकल बॉन्डिंग है इंडिया के साथ शेख हसीना के फैमिली को, और शेख हसीना ने, इसमें कोई शक नहीं है कि एंटी इंडिया फोर्सेस को बहुत अच्छी तरह से ट्रस्ट किया, चाहे वो कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन हो जो पाकिस्तान के सपोर्ट से वहां चलते हो, जमात इस्लामी हो, आईएसआई के फंडिंग से जो वहां ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी इंडिया एक्टिविटी चला रहे थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, उसको शेख हसीना ने बहुत बुरी तरह से निपटा। लेकिन चूंकि 2014 में जब भारत में सत्ता में बदलाव हुआ, कांग्रेस के साथ शेख हसीना की बॉन्डिंग थी, कांग्रेस के एक फैमिली के साथ बॉन्डिंग थी, लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो वो बॉन्डिंग शेख हसीना की एक राइट विंग जो ग्रुप भारत का था उसके साथ बढ़ी, और कहा तो ये जाता है कि भारत से एक पुरानी बॉन्डिंग थी, कहा तो ये भी जाता है कि शेख हसीना उसी ट्रेडिशन पे चली जिस ट्रेडिशन पे पुराना उनका एक लिगेसी था कि वो जो एंटी टेररिस्ट अभियान को चलाएंगी, जमात को खत्म करेंगी, कट्टरपंथी मुसलमानों को खत्म करेंगी जो एंटी इंडिया है और जो प्रो पाकिस्तान है। लेकिन इस बीच कुछ कॉर्पोरेट घरानों की एंट्री होती है जिसमें शेख हसीना जो है इंडियन कुछ कॉर्पोरेट्स को वहां प्रिविलेज देती है, उसमें गौतम अडानी साहब हैं और अनिल अंबानी साहब हैं। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के दौरे पे जाते हैं और वहां पे गौतम अडानी को एक बड़ा डील मिलता है, 1600 मेगावाट पावर सप्लाई का डील मिलता है, और गौतम अडानी साहब भारत में गुड्डा के अंदर झारखंड में एक प्लांट लगाते हैं और वो टोटल सप्लाई बांग्लादेश को पिछले 1-2 साल पहले शुरू हो गया। तो एक तो ये था, और वहां का अपोजिशन लगातार ये आरोप लगा रहा था कि जो इंडिया के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं वो बांग्लादेश की इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते हैं और महंगी बिजली दे रहे हैं। महंगा जो एग्रीमेंट जो हुआ है, पावर परचेज एग्रीमेंट, जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडिया के जो अडानी साहब अडानी पावर के साथ जो समझौता हुआ है, उसमें बांग्लादेश के अपोजिशन और इकोनॉमिस्टों का लगातार आरोप था कि महंगी बिजली अडानी भारत को दे रहे हैं, और अडानी ने 25 साल का जो एग्रीमेंट किया है तो मिनिमम पर ईयर अडानी $500 बिलियन ज्यादा कमाएंगे बांग्लादेश से। वो जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है, जो इंटरनेशनल मार्केट में कोल को प्राइजेज हैं, उससे ज्यादा वो कोट कर रहे हैं और उससे बांग्लादेश के लोगों का नुकसान होगा। तो उन्होंने शेख हसीना पर सीधा आरोप लगाया था कि बांग्लादेश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही समझौता हुआ है। इसी बीच
अनिल अंबानी ने भी वहां कोई प्लांट, पावर प्लांट से शायद रिलेटेड प्लांट था, उसका भी लगाने का उन्होंने अनिल अंबानी को भी काम दिया। और ये सारा कुछ तब हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री 2015 में दौरे पे गए थे। तो उस समय से ही एक ये होने लगा था कि इंडियन कॉर्पोरेट जो है बांग्लादेश में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, और उसमें भारत की गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, फैसिलिटेट बांग्लादेश के अंदर कर रही है। इससे पहले अडानी पहले नहीं है, इससे पहले खालिदा जिया के टाइम से, उससे पहले शेख हसीना के टाइम में टाटा ने भी वहां पावर प्लांट लगाने की कोशिश करी थी, गैस आधारित पावर प्लांट लगाना था। लेकिन बीच में फिर खालिदा जिया की सरकार आ गई, खालिदा जिया प्रो चाइना थी, और खालिदा जिया ने जो इंडियन कॉर्पोरेट के जो वहां पे इंटरेस्ट थे उसको वॉच नहीं किया और उनको एक तरह से नेग्लेक्ट किया। तो निश्चित रूप से मोदी जी के टाइम में इंडियन कॉर्पोरेट को वहां मौका मिला, लेकिन वो जो कॉर्पोरेट हैं उस कॉर्पोरेट को लेकर तमाम क्वेश्चन उठ गए कि ये बांग्लादेश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। दूसरा, इसी बीच और भी कई चीजें हुई, डेवलपमेंट हुआ इंडिया और शेख हसीना के बीच, बांग्लादेश के बीच, कि जो एक बॉर्डर डिस्प्यूट था और कुछ एरिया के एक्सचेंज का मसला था। तो मोदी जी ने बांग्लादेश को, जो एक कोर्ट का ऑर्डर था ऐसा तो, लेकिन वो मनमोहन सिंह के टाइम में पेंडिंग रहा और मोदी जी ने उसको बहुत आनन फानन में बांग्लादेश को लैंड ट्रांसफर किया। और उसके पीछे भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी बांग्लादेश से तो ऐसे तो कहते थे कि हम भारत के इंटरेस्ट वॉच करते हुए एक अच्छा नेबरर बना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी लोग कहते थे कि उस समय शेख हसीना को कहा गया था कि आप वहां के लोगों को ये दिखाइए कि हम इंडिया के साथ, मतलब कि जो हमारा जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें बांग्लादेश के इंटरेस्ट कितना वॉच हो रहा है। देखिए हमें लैंड भी ट्रांसफर हो गया। फिर हाल ही में बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर लगातार जो 2 बार आई, मोदी जी के शपथ ग्रहण में भी आई और उसके बाद फिर एक 2 दिन के दौरे पे आई थी। तो इस G20 में भी आई थी ना, G20 में तो पहले आ गई थी। अभी जून महीने में शेख हसीना का 2 विजिट हुआ, जिसको लेकर वो थोड़ा सा एक डिस्कशन था कि ऐसी क्या स्थिति हो गई थी कि शपथ ग्रहण में तो आई हो और उसके बाद इमीडिएट फिर आ गई हो 2 दिन के लिए। उस समय भी कुछ स्पेकुलेशन हो रहा था वहां पे कि कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो शेख हसीना खतरे में है कहीं ना कहीं किसी तरीके से। तो वैसे में फिर उनको लगा कि ये कहीं ना कहीं कोई एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी और कोई प्रॉब्लम आ रही है। और इसी बीच ये लगातार बात हुई कि तीस्ता वाटर को लेकर जो शेख हसीना थी वो भारत को कह रही थी कि आप हमारा वो सॉल्व कर दीजिए, ताकि बांग्लादेश के लोगों को हम बता सकें कि बांग्लादेश के इंटरेस्ट शेख हसीना की गवर्नमेंट कितना वॉच कर रही है, और हम जो बांग्लादेश में बताने के लायक हो जाएंगे। अच्छा, मोदी जी भी उस पर सीरियस थे कि ठीक है ये सॉल्व कर लिया जाए। लंबे समय से मनमोहन सिंह के टाइम से इस पे कवायद हो रही थी कि तीस्ता वाटर को लेकर दोनों के बीच जो विवाद है उसको सॉल्व किया जाए। और लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी आड़ी आ रही थी वो वेस्ट बंगाल की सीएम आ रही थी, ममता बनर्जी आ रही थी। वो मनमोहन सिंह के टाइम में भी इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट आ रही थी, कह रही थी कि इससे उत्तर बंगाल में सूखा पड़ जाएगा, जो खास करके इस समय बीजेपी का ऐसे गढ़ है उत्तर बंगाल, तो वहां सूखा पड़ जाएगा। तो ये जो सारी स्थिति आई, तो उसमें फिर क्या हुआ कि ये सारी स्थितियों में कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि क्या इंडियन क्रोनिक कैपिटलिस्टों को ज्यादा बेनिफिट दिलवाने के लिए ये सारी बातें, सारा घटनाक्रम को आगे दिया जा रहा है। तो ये तो सारी चीजें थी कहीं ना कहीं शेख हसीना के खिलाफ जा रही थी। अब बात होता है कि जो थर्ड जो पावर्स हैं, अमेरिकन पावर, यूरोपियन पावर्स के क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि लगातार अमेरिका जो है उसने क्या किया था कि आरएबी, रैपिड एक्शन बटालियन जो है बांग्लादेश का, जो बहुत ही एक खतरनाक कहते हैं पुलिस फोर्स है, जिसने काफी शेख हसीना के विरोधियों को पकड़ा, उनको गायब किया, कस्टडी में उनके डेथ्स हुए। तो उस पे अमेरिका ने एक सैंक्शन लगा दिया था और कहीं ना कहीं बांग्लादेश की आर्मी और वहां के फोर्स को अमेरिका सैंक्शन लगा के प्रेशर में ले रहा था। तो आखिर अमेरिका का क्या इंटरेस्ट था? तो देखिए, जो अमेरिकन इंटरेस्ट भी अब क्लियर कट सारा नजर आ रहा है इस पूरे खेल में कि अमेरिका जो है इस समय वेस्ट एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक लगातार जो चाइना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अलग अलग रास्ते अपना रहा है। इस बीच अमेरिका इस बात को भी नहीं चाहता है कि जितने बड़े बड़े जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट इस एरिया के हैं वो आसपास के देशों में, मालदीव से लेके एक तरफ, देखिए ये भारत के आसपास के देशों में एक बड़ी समस्या है कि एक तरफ चाइना उन पर प्रेशर डाल रखा और एक तरफ कुछ इंडिया के क्रोनिक कैपिटलिस्ट भी हैं, जिसमें अडानी साहब भी हैं। तो मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, सब जगह अडानी साहब आपको हर जगह नजर आएंगे, बांग्लादेश में भी नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये नहीं चाहता कि कुछ क्रोनिक कैपिटलिस्ट या चाइनीज
प्रेशर में या चाइनीज प्रभाव में या चाइनीज कंट्रोल में या इंडियन क्रोनिक कैपिटलिस्टों के कंट्रोल में बांग्लादेश के पोर्ट्स आए। बांग्लादेश के पास 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो हिंद महासागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस पर अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना या तो उसको कंट्रोल करे, अमेरिकन ये भी नहीं चाहते कि वो इंडियन क्रोनिक कैपिटलिस्टों के कंट्रोल में जाए। तो अब देखिए कि ईस्टर्न कॉरिडोर जो अगर फ्रंट है उस पर इंडिया में बहुत सारे पोर्ट अडानी साहब के पास है, तो अडानी साहब का जो अगला नजर जो बांग्लादेश में था वहां के पोर्ट्स पे था। आफ्टर इस जो पावर परचेज एग्रीमेंट जो हुआ गोड्डा के प्लांट से बांग्लादेश का, तो उसके पोर्ट्स पे था कि बांग्लादेश का, और कहीं ना कहीं अमेरिका के जो ग्रुप थे, ब्रिटिश ग्रुप था, वेस्ट के जो ग्रुप थे, वो इस एक्सपेंशन से अलर्ट थे कि ये एक्सपेंशन ना हो। तो वैसे में शेख हसीना की गवर्नमेंट और फेवरेबल गवर्नमेंट जो इस तरह की गवर्नमेंट को वो कहीं ना कहीं टॉपल करना चाह रहे थे। तो ये भी एक थ्योरी है कि जो छात्र आंदोलन हुआ है और इतने बड़े पैमाने पर भीषण आंदोलन हुआ है उसमें वेस्टर्न एजेंसियों का भी रोल बताया जा रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं आईएसआई का रोल है, बहुत लोग कह रहे हैं कि जमात का रोल है, लेकिन देखिए जमात या आईएसआई इतना आज की डेट में बहुत पावरफुल नहीं है कि बांग्लादेश में इतने बड़े मूवमेंट को खड़ा कर दे। इस तरह का मूवमेंट लैटिन अमेरिका से लेके हिस्ट्री देखिए 1947 से लेके 1950 से लेके 1940 से अगर लेंगे, सेंट्रल अमेरिका, लैटिन अमेरिका से लेके वेस्ट एशिया जिसमें ईरान भी आ गया आपका, और बाकी जाता इराक के जो जितने भी अपराइजिंग हुआ है, जहां शासकों के खिलाफ जनता हर जगह कोई जगह रेबेलियन नजर आई है, या वहां उनको जनता को रेबेलियन के रूप में खड़ा किया गया है, उसमें अमेरिकन रोल हमेशा रहा है। आप पनामा में ले लीजिए, निकारागुआ में ले लीजिए, लैटिन अमेरिका के और भी कई देश हैं, चिली है, कोलंबिया है, बोलिविया है, ब्राजील है, हर जगह अमेरिकन एजेंसियां अपने हिसाब से रोल प्ले करती हैं, और वहां पे एक जो उनके फेवरेबल कोई बंदा नहीं, वहां पे कहीं ना कहीं एक अपराइजिंग करवाते हैं, वो चाहे डेमोक्रेसी के नाम पे कराएं। अगर उनके फेवरेबल शासक है तब तो डेमोक्रेसी ओके, चाहे वो तानाशाही है, लेकिन अगर वो अमेरिकन इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर वो शासक है तो वहां पे वो एंटी डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी के एंटी माना जाता है। इंडोनेशिया और वियतनाम में, इंडोनेशिया में चूंकि प्रो अमेरिका था इंडोनेशिया में जब शासक, तो इंडोनेशिया में जितने लोगों का कत्लेआम हुआ अमेरिका ने कभी कुछ नहीं बोला। सद्दाम हुसैन जब तक इराक में प्रो अमेरिका रहे तब तक अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं था सद्दाम हुसैन के डेमोक्रेसी पे हमला से। तो इसी ढंग से आपको मिल जाएंगे क्या कहा जाता है साउथ अफ्रीका में, कि जब तक वो प्रो अमेरिका रहे तो नामीबिया से लेकर जहां जहां साउथ अफ्रीका ने 1980-90 के दशक में, 70 के दशक में बदमाशियां करी, अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन अगर वहां का शासक एंटी अमेरिकन हो और तो वहां पे वो एंटी डेमोक्रेटिक उसको करार अमेरिकन एजेंसियां दे सकती हैं, उनके पास इतनी ताकत है, और वहां पे मूवमेंट भी खड़ा करवा सकती हैं। ये लैटिन अमेरिका से लेके, सेंट्रल अमेरिका से लेके वेस्ट एशिया में देखा गया है। तो बांग्लादेश के ऊपर भी एक बात ही आ रही है कि अमेरिकन कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। जिस ढंग से यूनुस जो है, यूनुस को सामान्य रूप से नोबेल प्राइज मिला है, तो नोबेल प्राइज मिला है और साथ में उनको प्रो वेस्ट भी बनाया जाता है। और जिस ढंग से इंटरिम गवर्नमेंट का कमान सौंपने की बात हो रही है, और जिस ढंग से सेना पीसफुल पावर ट्रांसफर के लिए तैयार है, सामान्य रूप से ऐसे जब रिवोल्ट्स होते हैं तो क्या होता है कि सेना टेक ओवर कर लेती है, लेकिन सेना ने टेक ओवर नहीं किया है। सेना ने कहा है कि हम पावर ट्रांसफर इंटरिम कर देंगे, इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है। अगर हालांकि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी ये प्रॉब्लम आ रही है कि इंटरिम गवर्नमेंट का प्रोविजन है कि नहीं है, वहां डिबेट चल रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट का कैसे होगा, क्या होगा। पहले केयर टेकर गवर्नमेंट का प्रोविजन था, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट चलिए सेना कर रही है कि हम बना देंगे। उसमें छात्र जो आंदोलनकारी है, पहली बार है कि सेना के लोग छात्र के आंदोलनकारियों के नेताओं से भी बात कर रही है कि किस तरह का गवर्नमेंट चाहिए, कैसे चाहिए, और उसमें सेना अपने आप को डेमोक्रेटिक शो कर रही है। तो सामान्य रूप से जब मुजीब की जब हत्या हुई थी, और मुजीब की जब हत्या हुई थी तो मुजीब की हत्या के बाद वहां सेना ने सीधा टेक ओवर किया था। फिर उसके बाद इरशाद ने टेक ओवर कर लिया, 1990 तक इरशाद बैठे रहे, एक आर्मी चीफ। तो इस समय जहां बांग्लादेश में भी एक पाकिस्तान की तरह ही रहा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उलट के सेना ने 15 साल शासन किया, तो इस समय सेना इतना लिबरल कैसे है, इस पर सवाल उठ रहा है। तो क्या अमेरिकन प्रेशर है कि सेना पीसफुल पावर ट्रांसफर करना चाहती है? तो ये एक इंपॉर्टेंट इशू है। अब देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट मसला आ रहा है कि शेख हसीना जो है वो भारत में है, कह रहा है कि ब्रिटेन में
वो शरण लेंगी, यहाँ से ब्रिटेन जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि शेख हसीना की सगी भांजी, शेख हसीना की छोटी बहन की बेटी ब्रिटेन में एमपी है, लेबर पार्टी की एमपी है, और लेबर पार्टी रूलिंग में है, अभी रूल कर रही है लेबर पार्टी वहां पे, प्राइम मिनिस्टर लेबर पार्टी के हैं, अभी हाल ही में चुनाव में सत्ता में आए। और उनकी जो बेटी है वहां एमपी है, शेख हसीना की सगी भतीजी। शेख हसीना की बेटी दिल्ली में रहती है। शेख हसीना की बेटी जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ एशिया हेड है, वो दिल्ली उनका हेड ऑफिस है। शेख हसीना की बेटी का, शेख हसीना का बेटा अमेरिका में है, और शेख हसीना के बहन जो उनके साथ आई है, उनकी बेटी लंदन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पूरी फैमिली वेस्ट में सेटल्ड है, लेकिन शेख हसीना को अभी तक लंदन से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। इस पर तमाम क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर लंदन ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं दे रहा है, उनको एजाइलम क्यों नहीं लंदन दे रहा है, क्या गेम है, इस पर भी डिबेट चल रहा है। अब लंदन के एजाइलम की अगर बात हो तो ये सवाल एक लाजमी है कि जब पाकिस्तान के लीडर्स लंदन में एजाइलम ले सकते हैं, जैसे बेनजीर भुट्टो को शरण दिया लंदन ने, जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी को, नवाज शरीफ गए, नवाज शरीफ वहां रहे, 2 बार गए, देखा जाए तो एक बार दुबई गए, लंदन गए, और फिर दोबारा गए जब इमरान खान के शासन में उनको बाहर भेजा गया। लंदन बैठे रहे, बाद में वो आए, अभी आए हैं। परवेज मुशर्रफ को भी एग्जाइल किया गया तो दुबई और लंदन घूमते रहे। लंदन में उनका अपना प्रॉपर्टी भी है परवेज मुशर्रफ साहब का, जो आर्मी चीफ थे। तो जब विगत में लंदन ने, यूके ने पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी शासकों को अपने यहाँ शरण दिया, जिनको किसी न किसी कारण देश छोड़ना पड़ा, तो शेख हसीना को लेकर इतना डिले क्यों है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर भी डिस्कशन चल रहा है। आज तो इंडियन एक्सप्रेस खबर है कि शायद भारत भी उनको शरण दे, लेकिन भारत के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम है। भारत के सामने एक प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश में इस समय शेख हसीना के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक एक वो है, भड़काऊ आंदोलन चल रहा है, और वहां के लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेख हसीना को हमें वापस सौंपे। तो वैसे में बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट आएगी उससे अच्छे रिलेशंस के लिए बांग्लादेश के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को इंडिया शरण कैसे देगा, इस पे एक डिस्कशन चल रहा है कि वहां की नई गवर्नमेंट क्या फिर भारत के साथ एक नॉर्मल रिलेशन भी है बहाल कर लेगी, कि जिस वहां की गवर्नमेंट तो कहेगी हमको दो, और अगर कहीं कोई ताकतवर मुल्क में चले गए, लंदन चले गए, तो चलिए वहां पे तो पहले भी रहते रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत आगे बांग्लादेश में जो नई सरकार आएगी उसको कैसे डील करेगा, क्योंकि नई सरकार में ऐसे लोग होंगे जो बहुत बड़ी संख्या में एंटी इंडिया होंगे। लेकिन वहां के छात्रों आंदोलन ने 2 बातें, देखिए 2-3 बातें आई हैं, 2-3 बातें आई हैं कि माइनॉरिटीज पे अटैक। बांग्लादेश में 1 करोड़ हिंदू हैं जिन्होंने बांग्लादेश के लिबरेशन मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और पाकिस्तान की जब हिस्ट्री लिखी जाती है लिबरेशन को लेकर, 1971 के लिबरेशन वार को लेकर, तो पाकिस्तान के हिस्ट्री में बकायदा बताया जाता है कि बंगाली मुसलमान बुरे नहीं थे। बंगाली मुसलमानों को ब्राह्मण, जो हिंदू ब्राह्मण जो टीचर थे पूर्वी पाकिस्तान के, उन्होंने स्कूलों में उनको भड़काया पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ, क्योंकि मेजोरिटी में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पार्टीशन के बाद जो हिंदू रह गए थे, जिसमें ब्राह्मणों की बहुत अच्छी संख्या थी, वो स्कूल टीचिंग में थे, स्कूल टीचर थे। तो उन्होंने भड़काया, छात्रों को भड़काया, स्कूल में बच्चों को भड़काया कि तेरे ऊपर उर्दू थोपा जा रहा है, तुम्हारे को गंदा बोला जाता है। तो वो वहां बाकायदा हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि जो बंगाली हिंदू हैं, खास करके वो बंगाली ब्राह्मणों का नाम लेते हैं पाकिस्तानी हिस्टोरियन, कि उन्होंने बांग्लादेश के लिबरेशन मूवमेंट को खड़ा किया, जो मुजीब को बेसिकली खड़ा करने में ये इनका रोल था। तो वो जो है बहुत बड़े पैमाने पे आजादी बांग्लादेश बनने के बाद हिंदुओं ने वहां से माइग्रेट नहीं किया। ठीक है, बहुत सारे बंगाल में आ गए, बेहतर बिजनेस की स्थिति में आए, बांग्लादेश की स्थिति खराब थी, तो उस समय 17-18% हिंदू थे। अब भी आज के देश में 9-10% हिंदू हैं बांग्लादेश के अंदर। उनके मंदिर हैं, बहुत बड़ी आबादी है, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में भी हिंदू हैं, जजेज हैं, चीफ जस्टिस भी हिंदू वहां रहे हैं, और तो और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बहुत सारे हिंदू चुन को आते हैं, मंत्री भी उनके हिंदू बनते हैं। कई हाईकोर्टों के जज हिंदू हैं वहां पे, कुछ हाईकोर्टों में कई हाईकोर्ट के कई जजेस हिंदू हैं। तो वहां पे पाकिस्तान जैसी हिंदुओं की स्थिति नहीं है, उनको मर्सी पे है मेजोरिटी के कि उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हिंदू,
एक राणा भगवान दास कहते हैं गलती से पहुंच गए थे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए थे। तो वेस्ट बंगाल में, ये जो ईस्ट पाकिस्तान में और बांग्लादेश में इस तरह का कोई भेदभाव हिंदुओं के साथ जनरली हुआ नहीं है। कहते हैं जमात के लोग, जमात इस्लामी के लोग उनके अगेंस्ट रहे हैं। ये सब बहुत सारे फैक्टर रहे हैं जो हिंदुओं को डराता है। लेकिन जब 2-4 दिनों में जब हिंदुओं पर वहां अटैक्स होने की जब खबरें आई, तो ये आंदोलनकारी छात्र आगे आए। उन्होंने अपील की कि जमात के लोग बदमाशी कर सकते हैं, माइनॉरिटीज पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए नॉर्मल बांग्लादेशियों का ये ड्यूटी है कि हिंदुओं के मंदिर की रक्षा करें, हिंदू फैमिलियों की रक्षा करें। और बहुत सारे उसका फोटो आए हैं जहां पे लोकल मुस्लिम यूथ जो है वो मस्जिदों की पहरेदारी कर रहे हैं, हिंदू फैमिलियों के पहरेदारी कर रहे हैं। इसी बीच जो एंट्रिंग गवर्नमेंट में जो बांग्लादेश के एक बहुत बड़े हिंदू इकोनॉमिक्स्ट हैं, सम भट्टाचार्य हैं, निर्बेंदु भट्टाचार्य या पता नहीं क्या नाम है, सम भट्टाचार्य है, उनको भी इंटरिम गवर्नमेंट में लेने के लिए बातचीत चल रही है मोहम्मद यूनुस के साथ। बेसिकली जो बंगाली मुसलमानों में एक बड़ी ये अच्छी बात है कि वो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को लेकर सेंसिटिव है, और इसीलिए वो मोहम्मद यूनुस जैसे एक बैंकर्स को भी देना चाह रहे हैं, और वो भट्टाचार्य जो हिंदू, जो उनके इकोनॉमिक्स हैं, बाय रिलीजन हिंदू हैं बांग्लादेश के, उनको भी गवर्नमेंट में लेने की बातचीत चल रही है। और वो बाकायदा छात्रों की तरफ से, आंदोलनकारियों की तरफ से ही उनके नाम को प्रस्तावित किया गया है। तो ये सारी चीजें बांग्लादेश में हो रही है। ये सारे जो वहाँ के मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो एंटी माइनॉरिटी नहीं है आज भी। बेशक शेख हसीना आ गई, आरोप शेख हसीना में भी लगता है, उन्होंने भी मुस्लिम कट्टरपंथियों के अपीजमेंट के लिए बड़े सारे मदरसे खोले, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी फैसिलिटियां दी। ऐसे तो कहने के लिए वो हिंदू राइट्स की चैंपियन नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट एनालिसिस में कहा जाता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने भी कट्टरपंथियों को अपीज किया, जमाते इस्लामी को खुश किया, बहुत सारे मदरसे बनाए। उसके पैरेलल वो जो एस्थेटिक्स थे, जो वहां पे सेकुलरिज्म के लिए लड़ रहे थे, उनके दौर में उनकी हत्याएं भी की गई, और ये गवर्नमेंट चुपचाप देखती गई। तो दोनों पक्ष हैं, अलग अलग हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब ये देखना होगा कि वर्तमान में अगले कुछ दिनों में वहां सरकार कैसे बनती है, और किस तरीके से उसको वहां की जो गवर्नमेंट है उसको कैसे डील करती है, और यूरोप और अमेरिका का उसमें क्या रोल हुआ। निश्चित रूप से भी इंडिया के लिए एक सेटबैक है, हमारी गवर्नमेंट के लिए भी सेटबैक है, हमारे जो कारपोरेट घराने हैं उनके लिए भी सेटबैक है, जिनका बांग्लादेश में पूंजी लगी हुई है, उनके लिए एक सेटबैक है कि नई सरकार आने के बाद उनका क्या बिहेवियर होगा। जैसे अडानी साहब हैं, गोड्डा से बिजली की सप्लाई शुरू हो चुकी है, इनके पावर प्लांट से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पे बांग्लादेश बॉर्डर है, गोड्डा से, जहां से इनका पावर प्लांट है। ऑलरेडी खरीद शुरू हो चुकी है, वो पैसे भी पे कर रहे हैं। अब नई सरकार आएगी, क्या वो शेख हसीना की इस डील को, जो 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट जो बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी और अडानी पावर लिमिटेड के बीच हुआ है, क्या उसको मानेंगी नई गवर्नमेंट? नहीं मानेंगी तो अडानी साहब के पास फिर क्या होगा उसका रेमेडी? कहाँ जाएंगे वो? आर्बिट्रेशन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? या जहां पे कुछ ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो कुछ मानने ही वाली ना हो, तो फिर आप उसके खिलाफ जाके भी क्या करेंगे? वो कहेंगे हमारे पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, आप अपना सामान बोरिया बिस्तर लेके जाओ, ना बिजली दो हमें। तो ये सारी परिस्थितियों में जो हमारे जो पूंजीपति जो है उनके लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम मतलब होगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट बात है कि कल जब भारत के जो सरकार जब अपोजिशन के लीडरों के साथ मीटिंग कर रही थी, तो नरेंद्र मोदी जी उस मीटिंग में बहुत ही अस्वाभाविक तरीके से उस मीटिंग में नहीं गए। सामान्य रूप से इतनी बड़ी जब परिस्थिति आ जाए देश के अंदर कि एक विदेशी मुल्क की चुनी हुई प्रधानमंत्री रिजाइन देके आपके यहाँ शरण में हो, आपने अपोजिशन की सरकार में मीटिंग बुला रखी हो और पीएम उस मीटिंग से गायब है, क्या कारण है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाया जा रहा है। और सारा जो ब्रीफिंग है हमारे विदेश मंत्री जी ने, जयशंकर जी ने दी है सारे अपोजिशन की पार्टियों को। तो सामान्य रूप से जब वार लाइक सिचुएशन 1970-71 में थी, तो मिसेस गांधी खुद मीटिंग में आई थी, इंदिरा गांधी, और लीडर ऑफ जितने भी अपोजिशन के लीडर्स थे सबके साथ मीटिंग की थी। उसमें जनसंघ के भी लीडर्स थे, खुद अटल जी भी थे उसमें, और एक एक चीज को उन्होंने ब्रीफ करके खुद एक एक चीज ब्रीफ किया था, अपने सहयोगियों से भी ब्रीफ नहीं करवाया था। खुद मिसेस गांधी ने अपोजिशन के लीडरों को ब्रीफ किया था, और ब्रीफ करने के बाद उनसे जो भी सहयोग था, जो भी सलाह थी, वो उन्होंने मांगी थी।
कल प्रधानमंत्री जी थी नहीं, अब जयशंकर साहब हैं। जयशंकर साहब एज ए विदेश मंत्री कितने सफल है सारी दुनिया जान रही है। एज ए विदेश मंत्री इनके टाइम में चाइना का अटैक हुआ, 4000 किलोमीटर हमारा चाइना ने कब्जा कर लिया है, और हम जो है मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि हमारे एरिया में चाइनीज घुस गए। पाकिस्तान से रिलेशन हमारे पुराने खराब हैं। इनके कार्यकाल में मालदीव हमारे हाथ से निकला, इनके कार्यकाल में श्रीलंका हमारे हाथ से निकला। जयशंकर जी के विदेश मंत्री की बात कर रहा हूँ, नेपाल अभी फिर हाथ से निकल गया। इनके कार्यकाल में एक भी ऐसा पड़ोसी नहीं है जो जयशंकर जी के कार्यकाल में प्रो इंडिया इस समय नजर आ रहा हो। एक प्रो इंडिया थी, उनकी भी विदाई होगी। तो एक ऐसा विदेश मंत्री जिसकी सक्सेस रेट 0 है हर फ्रंट पे, वो लीडर अपोजिशन के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों को ब्रीफ कर रहा है इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पे। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार कितनी लेजी होकर काम कर रही है, कितना नॉन सीरियस है इंपॉर्टेंट इशू पे। सीरियस है, पूंजीपतियों के लिए सीरियस है, लेकिन कंट्री के इंटरेस्ट कितना। कल को आप मान के चलिए कि बांग्लादेश में जमात का कब्जा हो जाए, एक मैं सिंपल एक बात बोल रहा हूं, और वहां पे 1 करोड़ हिंदुओं के साथ जुल्म शुरू हो जाए, और वो सारे हिंदू कहां जाएंगे? पाकिस्तान के हिंदू आपके यहाँ आते हैं ना लेने के लिए, जिसके लिए आप पता नहीं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आए और उसमें कहा कि मुसलमानों को छोड़ के इनको मिलेगा। सेम बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ भी असम में प्रॉब्लम तो है, जिनको आपको नागरिकता देना ही है। बंगाल के अंदर भी बहुत सारे हिंदू बांग्लादेश से आए हुए हैं। अभी जो 1 करोड़ हिंदू वहां बैठे हैं, अगर वहां पे कोई एडवर्स सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर आ जाए, वो 1 करोड़ हिंदू अगर बॉर्डर पाएंगे तो उसको कैसे आप निपटेंगे? तो ये सरकार कितनी नॉन सीरियस है बांग्लादेश की इशू पे। ये एक इंपॉर्टेंट मसला है कि प्रधानमंत्री कुछ बोल ही नहीं रहे। चलिए संजीव, क्या करना है क्या नहीं करना है, अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा होगी कि भारत के पड़ोसी मुल्क हैं वो सब भारत के पक्ष में अभी नजर नहीं आ रहा है, विद्रोह हर जगह हो रहा है। भारत पर इसका दूरगामी क्या प्रभाव पड़ेगा, अगले एपिसोड में इस पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए एम्बेड का नाम। शुक्रिया संजीव, थैंक यू।